हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट के 20+ MCQ क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं, जो आपके CUET एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहे BHU, AU, DU, GNU या फिर ऑल सेंटर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट है हिस्ट्री डोमेन, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी साल में CUET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी साल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बदलने वाले। PDF के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज का वीडियो जो होगा दोस्तों, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैंने बीच बीच में कुछ ज़्यादा ही स्टफ फैक्ट बताया। देखिए, मैं इंट्रो बाद में बनाता हूँ, पहले क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इसीलिए मुझे पता चल गया कि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। और देख सकते हैं क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने टाइप किया है, तो आप सभी को मैं बता दूंगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ग्रामीण थे, या फिर शहरी थे, खानाबदोश थे, या फिर जनजातीय थे? यानी कि वो लोग कहाँ के रहने वाले थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शहरी थे। ठीक है, शहरों में यानी नगरों में निवास किया करते थे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, आप लोग को याद रखना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, ये आप लोग याद रखिए, 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोज की गई थी। हड़प्पा नामक शहर की खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, जिसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने खोज की थी। ये खोज की गई थी 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में, जो कि सिंध के क्षेत्र में पड़ता है, और हड़प्पा जो है ये पंजाब के क्षेत्र में पड़ता था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और दोनों शहर जो है दोस्तों, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो बैक्टीरिया था। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित था बैक्टीरिया, जो कि भारत और यूनानी राज्य था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने उद्देश्य के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया? ठीक है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो रामानंद थे। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, रामानंद। रामानंद के दोस्तों सी से रैदास थे, याद रखिएगा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कबीर दास थे। ठीक है, कबीर दास भी इनके सी से थे, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ठीक है, 800 से लेकर के 600 BC तक का जो समय काल है वो किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण काल से जुड़ा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 600 ईसा पूर्व से दोस्तों आपका जो है प्राचीन इतिहास शुरुआत होता है। ठीक है, प्राचीन इतिहास जो कि ऐतिहासिक काल होता है। ऐतिहासिक काल वह होता है जिसका हम लोग को लिखित स्रोत प्राप्त होता है और जिसे हम लोग पढ़ सकते हैं। बाकी उससे पहले वैदिक सभ्यता थी 800 से पहले, और सिंधु घाटी सभ्यता, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सारी चीज़ें, तो वो सब भी एंशियंट हिस्ट्री में आता है, लेकिन उनको भी कई खंडों में विभाजित किया गया। अगर आपने ये सब को समझना है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर टच करिएगा वीडियो का, जिससे आप देख सकते हैं। नहीं तो आप सीधा सीधा प्लेलिस्ट में चले जाइएगा हमारे चैनल के, वहाँ पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास लिखा होगा हिस्ट्री का, वहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे, पूरा हिस्ट्री समझ जाएंगे वहाँ पर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चालुक्यों और पल्लव के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? चालुक्यों और पल्लव के बीच में लंबे समय तक संघर्ष आरंभ किसने किया? ठीक है, जो चल रहा था वो किसने आरंभ किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने आरंभ किया था। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी का, सातवाहन से पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया करते थे। ठीक है, देखिए सातवाहन जो है वो किस राजवंश के अधीन सबसे पहले अधिकारियों के रूप में काम किया करते थे? तो मौर्य के अधीन ये लोग अधिकारी के रूप में काम किया करते थे। नंबर 7 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय
किस महाजनपद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर की लिखा है लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था किस महाजनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो किस जनपद के अंतर्गत आता है, तो गांधार महाजनपद के अंतर्गत आता है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने महाजनपद वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, आप लोग वहाँ पर समझ जाएंगे। महाजनपद कितने हैं, 16 महाजनपद हैं। इन 16 महाजनपद का जो उल्लेख है वो बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है, आप लोग को कमेंट में बताना है। और ये दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये गांधार में है। गांधार यानी कि जो आपका कश्मीर है, देखिए ये कश्मीर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। और यहीं पर ये पाकिस्तान, ये साइड में ये पाकिस्तान, आपका जो तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित था। तो आप लोग याद रखिएगा। और तक्षशिला में चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था उसका आयोजन कब हुआ था। ठीक है, उसका आयोजन कब हुआ था, तो सितंबर 1893 में हुआ था। ठीक है, सितंबर 1893 में हुआ था। और इसी में विवेकानंद ने अपने हिंदू धर्म के बारे में बहुत अच्छा भाषण दिया था, जिसके वजह से ये वहीं से फेमस हो गए। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्न में से किस वर्ग तक सीमित था। ठीक है, तो ये दोस्तों उच्च और मध्य वर्ग तक ही सीमित था पुनर्जागरण का 19वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी आते आते भारत के निम्न वर्ग तक भी ये पहुंच चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसने 4 अध्यादेश जारी किए जिसमें जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली मध्य निदेश, अमीरों का मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की है। किसने किया था, ये 4 अध्यादेश किए थे। तो चारों अध्यादेश पहले आप लोग समझ लीजिए, मैंने अभी आपको बताया फिर भी बता दे रहा हूँ एक बार दोबारा। देखिए, जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली मध्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी, ये अध्यादेश 4 जारी किए गए थे। तो यह जारी किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात के नवसारी जिला उसके इस राज्य में शामिल करवा दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैंने लिखा एनटीए, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है, कंपनी समझ लीजिए एजेंसी, ये क्या करती है, जो आपके क्वेश्चन का लेवल होता है बहुत घुमा फिरा करके देती है। अब इंट्रेंस एग्जाम में बीएचयू इंट्रेंस एग्जाम 2022 में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिला था। 2021 में हुआ था इंट्रेंस एग्जाम, माफ कीजिएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। अब देखिए, इसको मैं आपको आसानी से समझाता हूं। अभी आप कहे होंगे कि कितना बता दिए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहां के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा। तो देखिए, सही आंसर आपका होगा देवगिरी के शासक रामचंद्र को रखा। अब देखिए, इसी रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी ने राजाओं का राजा की उपाधि भी प्रदान की और गुजरात के नवसीरी जिले को इनके देवगिरी राज्य में भी शामिल करा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन के कहने का मतलब यही था, ये पूरा सार था। तो मैंने आपको आसानी से समझाया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसको जरूर याद रखिएगा, एनटीए को, क्योंकि दोस्तों ये आप सभी के साथ न्याय नहीं करने वाला है, बिल्कुल भी न्याय नहीं करेगा। ठीक है, देखिए आपके जनरल टेस्ट में भी बदलाव कर दिया, जैसे कुछ तैयारी होती है बस तुरंत ही कुछ ना कुछ बदलाव कर देता है। तो आप लोग, कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की। ठीक है, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की। तो दोस्तों अकबर ने की थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए फिर वैसे क्वेश्चन आ गया, आसानी से इसको पढ़िएगा। देखिए लिखा है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जंजीर प्रदान की और मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान के प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था। ठीक है, वह कौन था, तो वह दोस्तों जो था, आप सभी का सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, देवराय द्वितीय। देखिए, देवराय द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य में मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया,
उनके लिए उनको जंजीरें प्रदान की और उनके लिए क्या किया, मस्जिदों का निर्माण कराया। और जो उनका पवित्र ग्रंथ मुस्लिमों का होता है सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान, वो अपने राज्य सिंहासन के सामने भी रखता था। ठीक है, तो ये काफ़ी बिना भेदभाव वाला राजा था जो कि मुसलमानों के प्रति भी दया दृष्टि था, विजयनगर साम्राज्य का। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और ये विजयनगर साम्राज्य आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, हो सकेगा तो मैं इसको जरूर पढ़ाऊंगा आप सभी को। बाकी एमसीक्यू तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेक्चर जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आप सभी का, किस मुगल शासक ने 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, किस मुगल बादशाह जो था उसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया, तो वो था दोस्तों औरंगजेब। ठीक है, इसका नाम दारा सिको भी था, मतलब ये एक बार आगरा में किया था और उसके बाद आकर के दिल्ली में किया था इसने अपना राज्याभिषेक। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किसने विवेकानंद का आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी का, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई। तो किस युग में हुई, तो गुप्त युग में हुई, गुप्त काल में ये हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी, कुमार गुप्त ने। ठीक है, कुमार गुप्त ने, इसको शक्रादित्य भी कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा घुमा के, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, शक्रादित्य की शिलादित्य ऐसे करके था। और देखिए मुगल काल की राज्य भाषा कौन थी, मुगल काल की राज्य भाषा फारसी थी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी और चीन की सभ्यता के समकालीन थी, यानी ये तीनों सभ्यताएं के समकालीन जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो आपका जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जिसके समकालीन ना रहा हो। और किस सभ्यता के समकालीन नहीं था, तो आप लोग ये भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्रिट सभ्यता, क्रिट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो आप लोग ये याद रखिएगा, क्रिट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 19 है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल में किस सुल्तान ने कराया। ठीक है, महाभारत जो है जिसका प्राचीन नाम क्या है, जय संहिता। ठीक है, जय संहिता, महाभारत की रचना किसने की है, आप लोग को कमेंट में बताना है। तो महाभारत के जो है इसका बांग्ला भाषा में किस सुल्तान ने अनुवाद कराया था, तो किस सुल्तान ने कराया था दोस्तों, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नुसरत शाह ने करवाया था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन में उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राज्य सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया। ठीक है, कौन सा ऐसा शासक था जो अपने जीवन में अपने पुत्र को अपनी सत्ता सौंप करके बौद्ध भिक्षु बन गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिनांडर। ठीक है, मिनांडर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिनांडर ने क्या हुआ, अपने पुत्र को सत्ता सौंपी और बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। तो दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली बेसिस पे वीडियो आएंगे तो आप लोग उनको देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। लेक्चर तो आप लोग देखिएगा लेकिन एमसीक्यू जरूर देखिएगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया, नहीं तो मेरा वीडियो जो होता है 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा ज़्यादा होगा। देखिए दोस्तों वीडियो बड़ी होगी तो आपका नॉलेज भी बड़ा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।